दोस्तों नमस्कार। आजकल मैं बात कर रहा हूँ रीचर सीजन 1 के बारे में और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 2 को। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं जब रीचर फिनले और रास्को के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचता है तो पुलिस की गाड़ी से उतरकर शहर की तरफ जाने लगता है तो फिनले रास्को को बोलता है इसका पीछा करो और देखो ये किसी और के साथ मारपीट ना करे। तो हम देखते हैं रास्को अपने पुलिस कार में बैठकर रीचर का पीछा करती है, लेकिन तभी वो देखती है एकाएक रीचर गायब हो जाता है। जब रॉस्को थोड़ा आगे बढ़ती है तो रीचर एकाएक उसके सामने आ जाता है तो रॉस्को कार का ब्रेक लगाती है और रीचर से बोलती है क्या तुम मरना चाहते हो? तो रीचर बोलता है मेरा पीछा करना बंद करो और मेरी इन्वेस्टिगेशन मत खराब करो। तो रॉस्को बोलती है ये तुम्हारी नहीं मेरी इन्वेस्टिगेशन है और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई और गलत कदम उठाओ, तो इसलिए मेरी कार में बैठो और मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब रीचर रास्को की कार में बैठ जाता है और वो दोनों पॉल के घर जाते हैं, लेकिन जब वो पॉल के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं पॉल घर पर नहीं होता, उसकी वाइफ होती है। तो पॉल की वाइफ रिचर को थैंक्स बोलती है। वो बताती है कि पॉल ने बताया किस तरह से आपने उसकी जेल में मदद की थी। तो रिचर पॉल की वाइफ से बोलता है कि हम लोग हाईवे के किनारे उस मर्डर के बारे में पॉल से पूछताछ करना चाहते हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है पॉल तो अभी घर आया ही नहीं, लेकिन पॉल की वाइफ रिचर से बोलती है कि पॉल ने कभी लाइफ में ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं तोड़ा है, तो वो किसी का मर्डर कैसे कर सकता है। तो रिचर पॉल की वाइफ से वॉशरूम का बहाना बनाकर पॉल के कमरे में जाकर तलाशी लेता है। तो रीचर की नजर पॉल के जूते पर पड़ती है। वो देखता है उसके जूते पर एक पौधे का सीड चिपका होता है। तो रीचर उसके जूते से वो सीड निकालकर अपने जेब में रख लेता है। अब रीचर देखता है पॉल की दोनों बेटियों को, जिसमें से एक ने चश्मा लगा रखा था और दूसरे ने नहीं लगा रखा था। तो रीचर अब पॉल के घर से बाहर आता है और रास्को को बोलता है कि मुझ पर जो जेल में हमला हुआ था असल में टारगेट तो पॉल था। उन लोगों ने गलतफहमी में मुझ पर हमला कर दिया क्योंकि मैंने उस समय चश्मा लगा रखा था और एक्चुअल में पॉल का चश्मा टूट गया था। और साथ ही रीचर रास्को को बताता है कि जब मैंने पॉल के कमरे की तलाशी ली तो मुझे उसके जूते पर एक किसी पौधे के सीड मिले हैं और एक बैंकर के जूतों पर इस तरह के सीड मिलना थोड़ी अजीब बात है। तो रॉस्को रिचर को बताती है कि यहाँ की लंबी घासों में एक पौधा उगता है और जिसका ये सीड है। तो रिचर पूछता है जहाँ मेरे भाई की डेड बॉडी मिली थी क्या वहाँ पर ये पौधा उगता है। अब हम देखते हैं रिचर और रॉस्को दोनों क्राइम सीन पर जाते हैं। तो रॉस्को देखती है वहाँ पर वो घास नहीं मिलती जहाँ रिचर के भाई की डेड बॉडी मिली थी। तो रॉस्को रिचर से पूछती है अपने भाई जॉय के बारे में कुछ बताओ, क्या वो शादीशुदा था या अकेला था। तो रिचर बोलता है मुझे मेरे भाई से मिले लंबा समय हुआ, लेकिन जब हम मिले थे तो उस समय वो अकेला था, वो शादीशुदा नहीं था। और जब मेरी उससे पिछली बार बात हुई थी तो उस समय वो होमलैंड सिक्योरिटी में था। तो रॉस्को बोलती है होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे ड्रग्स, बंदूकें, स्मगलिंग। तो तुम्हारा भाई किस डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। तो रिचर बोलता है मुझे नहीं पता। अब रिचर वहाँ से जाने लगता है। तो रॉस्को पूछती है कहाँ जा रहे हो। तो रिचर बोलता है मैं अपने मोटर पर जा रहा हूँ। तो रॉस्को बोलती है मेरे साथ गाड़ी में बैठो, लेकिन रिचर पैदल ही जाता है। लेकिन रॉस्को अपनी कार से उसका पीछा करती है। जब रिचर अपने मोटर पहुँचता है तो देखता है 4 लड़के कार में बैठकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो चारों रिचर के पास आते हैं। तो रिचर बोलता है मुझे पता है इस शहर के रईस जादे ने तुम्हें भेजा होगा मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं तुम लोगों को सलाह दूंगा कि आज के दिन कम से कम मुझसे दूर रहो। तो उनमें से एक लड़का बियर की केन चलाकर रिचर के ऊपर मारता है। तो रिचर बोलता है ठीक है, तुम में से 3 का अभी हाथ टूटने वाला है और चौथे को मैं नहीं मारूंगा क्योंकि चौथा तुम तीनों को लेकर हॉस्पिटल जाएगा। और रिचर अगले ही पल 3 लोगों को पीटकर उनके हाथ तोड़ देता है। तो चौथा बोलता है मुझे मत मारो, मैं इन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और इधर रॉस्को ये सब देखकर बोलती है एक क्या भला मेरे शहर में आ गई। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एक कार एक घर के सामने रुकती है और कार से 4 लोग सफेद ड्रेस में उतरते हैं और उनके हाथ में कुछ बैग होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरे दिन सुबह जब रिचर पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो रॉस्को बताती है
कि पुलिस चीफ मॉरिसन का मर्डर हो गया है। अब रिचर्ड रॉस्को के साथ मॉरिसन के घर जाता है तो हम देखते हैं फिनले मॉरिसन के घर के बाहर खड़ा होता है और फिनले काफी घबराया भी होता है और रॉस्को को बताता है मैंने अपनी लाइफ में ऐसा मर्डर नहीं देखा। तो रिचर्ड बोलता है दीवार पर कील से टांगा है क्या? तो फिनले बोलता है तुम्हें कैसे पता? लेकिन रिचर्ड फिनले का जवाब नहीं देता और घर के अंदर जाता है और हम देखते हैं मॉरिसन की डेड बॉडी दीवार में कीलों से टंगी होती है। अब रिचर्ड मॉरिसन के घर से बाहर आता है तो फिनले उससे दोबारा पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता था कि किलर ने मॉरिसन को मारकर उसकी डेड बॉडी को दीवार पर टांग दिया है। तो रिचर्ड बताता है कि जब मैं पॉल से मिला था तो पॉल ने मुझे बताया कि उसके मालिकों ने उसे धमकी दी है कि अगर उसने उनका काम खराब किया तो उसे मारकर दीवार पर कीलों से टांग दिया जाएगा। तो इस बात से ये भी साबित होता है कि मॉरिसन भी उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है जिनके लिए पॉल काम करता है। और वही रॉस्को बताती है कि यहाँ के मेयर ने खुद को चीफ पुलिस ऑफिसर घोषित कर दिया और जबकि मॉरिसन के मौत के बाद फिनले को चीफ ऑफिसर बनना चाहिए था। और तभी फिनले को मैसेज आता है मेयर ग्रोवर ने यहाँ के टाउन हॉल में एक इमरजेंसी मीटिंग रखी है। तो फिनले मीटिंग अटेंड करने के लिए जाता है और वही दूसरी तरफ रॉस्को और रिचर्ड दोबारा पॉल के घर जाते हैं। लेकिन पॉल की वाइफ बताती है पॉल पूरी रात घर नहीं आया और उसका फोन भी अभी स्विच ऑफ जा रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है कि पॉल रात में अपने घर नहीं आया। तो रिचर्ड रॉस्को को बोलता है कि पॉल की फैमिली भी खतरे में हो सकती है, तुम यहीं पर रुको और मैं फिनले से मिलने जाता हूँ। हो सकता है फिनले इनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ इंतजाम करे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टाउन हॉल में नया चीफ ऑफिसर ग्रोवर सबको स्पीच दे रहा होता है और बोलता है मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उन कातिलों को पकड़ नहीं लेता। और तभी भीड़ में कुछ लोग बोलते हैं वो बाहरी आदमी जिसे मर्डर के लिए पकड़ा गया था उसे आप लोगों ने छोड़ दिया और उसके आते ही इस शहर में 4 मर्डर हुए हैं। और हम देखते हैं रिचर्ड और फिनले उसी भीड़ में पीछे खड़े होते हैं और ये सब बातें सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ क्लाइनर आता है और मामले को संभालता है, लोगों से बोलता है आप लोग जिस आदमी की बात कर रहे हैं मरने वालों में से एक उसका भाई था और वो भी आपकी तरह जानना चाहता है ये मर्डर कौन कर रहा है। और क्लाइनर बोलता है मैं आप लोगों से वादा करता हूँ चाहे जितना पैसा लगे या पावर लगे हम उन कातिलों को ढूंढेंगे और उन्हें सजा दिलवाएंगे। अब ग्रोवर फिनले को अपने पास बुलाता है और उससे केस का अपडेट पूछता है। तो फिनले बताता है कि मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मर्डर का क्या पैटर्न है। तो ग्रोवर बोलता है इसमें कोई पैटर्न नहीं है और मॉरिसन और उसकी वाइफ का किसी से क्या लेना देना हो सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ मॉरिसन ने अपनी लाइफ में हजारों क्रिमिनल को पकड़ा था तो उन्हीं में से किसी क्रिमिनल ने मॉरिसन और उसकी वाइफ की जान ली है, जाकर पता लगाओ और उसे अरेस्ट करो। जब रिचर्ड और फिनले टाउन हॉल से बाहर आते हैं तो रिचर्ड बोलता है मुझे क्लाइनर पर डाउट है क्योंकि कोई इतना बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता। और वही रिचर्ड फिनले से बोलता है तुम्हें पॉल की वाइफ और उसके बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में सोचना होगा। तो फिनले बोलता है ठीक है मेरा एक दोस्त है FBI में जिसका नाम है पिकार्ड, मैं उससे बात करता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब रिचर्ड दोबारा उस नाई की दुकान पर जाता है तो नाई बोलता है कि मुझे तुम्हारे भाई के मर्डर के बारे में पता चला, मुझे अफसोस हुआ, क्या तुम उन्हें सजा दिलाना चाहते हो? तो रिचर्ड बोलता है सजा इंसाफ ये सारे शब्द कम पड़ जाएंगे जब मेरी मुलाकात उनसे होगी। और नाई बोलता है कि कल 2 लोग तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे और वो दोनों स्पेनिश लग रहे थे तो तुम्हें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फिनले का FBI दोस्त पिकार्ड आता है और पॉल की फैमिली को अपने साथ ले जाता है। अब रिचर्ड जेल के सिक्योरिटी गार्ड स्पावी को कॉल करता है और उसको बोलता है वो चीफ डिटेक्टिव ऑफिसर फिनले बोल रहा है और उसको बोलता है कि रिचर्ड ने तुम्हारे खिलाफ केस किया है कि तुम्हारी जेल में उसके साथ मारपीट किया गया, तो मैं चाहता हूँ इससे पहले कोर्ट कोई एक्शन ले हम दोनों मिलकर कोई कहानी बना लेते हैं। जब रिचर्ड स्पावी से मिलता है तो स्पावी बोलता है तुम्हारी आवाज से ही मुझे पता चल गया था कि तुम फिनले नहीं हो, इसलिए तुम्हारी स्वागत में
मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, अब हम देखते हैं कुछ गुंडे उस पर अटैक करते हैं। तो रिचर की उनसे फाइट होने लगती है और हम देखते हैं फाइट में वो दोनों रिचर को बराबर की टक्कर दे रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस वालों को देखकर सब के सब वहाँ से भाग जाते हैं। अब रिचर दोबारा पुलिस स्टेशन जाता है और फिनले और रोस्को को बताता है कि वो स्पाईवे से पूछताछ नहीं कर पाया क्योंकि स्पाईवे को पता चल गया था मैं फिनले नहीं हूँ। लेकिन स्पाईवे के साथ जो दो गुंडे थे वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर थे और उनकी फाइटिंग टेक्निक से लग रहा था कि वो साउथ अमेरिका से थे। तो फिनले बोलता है तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों एक्स मिलिट्री ऑफिसर थे? तो रिचर बताता है अगर वो दोनों एक्स मिलिट्री ऑफिसर नहीं होते तो 10 सेकंड में ही मैं उनको मारकर गिरा देता। अब रिचर के चोट पर रास्को पट्टी लगाती है। अब रिचर दोबारा वहाँ से जाने लगता है तो फिनले पूछता है अब कहाँ चल दिए? तो रिचर बोलता है मैं स्पाईवे के घर जाकर उसके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। तो फिनले बोलता है वो सब काम तुम मुझ पर छोड़ दो, अब तुम्हें होटल में जाकर आराम करना चाहिए। और साथ ही फिनले रोस्को को बोलता है कि रिचर को उसके मोटल छोड़ दे। तो रोस्को रिचर को लेकर एक बियर बार में जाती है, वहाँ दोनों बैठकर बियर पीते हैं और बातें करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब अगली सुबह रोस्को रिचर के साथ अपने घर पहुँचती है तो देखती है उसके घर का मेन गेट खुला होता है। अब रोस्को अपनी गन निकालती है और घर के अंदर जाती है तो देखती है कई सारे लोगों के पैरों के निशान अंदर बने हुए थे। वो दोनों पूरे घर को चेक करते हैं लेकिन घर के अंदर कोई नहीं होता, लेकिन दरवाजे पर लिखा होता है जल्द मिलेंगे। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।